नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन में जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम जो प्रेजेंट टेंस है उसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं उनके बारे में बात करेंगे और उन एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे। साथ में जो टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, कौन किस प्रकार से चेंज होता है। हमें इतना ध्यान रखना है कि नरेशन है वो पास्ट में होते हैं, तो जितना पढ़ा है उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहला रूल पढ़ा था कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर में भी 4 टेंस होंगे, प्रेजेंट में भी 4 होंगे, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टेंस है और जो प्रोनाउन है उनमें क्या चेंज होगा कि जो टेंस है हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउन में हम परिवर्तन कर देंगे। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हमने पढ़ लिए थे कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूचर में भी यही कंडीशन है कि टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर दूसरा रूल पढ़ा कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो, पास्ट में से कोई सा भी आ सकता है, लगभग कौन सा आता है, पास्ट सिंपल आता है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो टेंस है वो भी चेंज होगा और जो प्रोनाउन है वो भी चेंज होगा। ये बात भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने 2 सेंटेंस पढ़े हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पहला जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का मतलब होता है कि अंदर वाक्य कौन सा लिखा हुआ हो, सिंपल सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, यही असर्टिव होता है। सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। ये बात पढ़ ली थी। फिर असर्टिव सेंटेंस है तो बात बताई जाती है, बताने को अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू सेकंड फॉर्म आ जाए यहां पर तो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। और अगर सेड ही रहे, ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड का सेड ही रखेंगे। ये बात हमने कल पढ़ ली थी, जो पिछले वीडियोस थे उनमें हमने पूरी सीख ली थी कि दैट का यूज कब करेंगे। अगला जो रूल था कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सिंपल की जगह मैं यहां पर इंटरोगेटिव कर देता हूं, तो इंटरोगेटिव में 2 कंडीशन है, पूरी पढ़ लेते हैं साथ में। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने 2 प्रकार के पढ़े थे कि एक सेंटेंस तो किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे। इसमें ही हम मॉडल भी रख देते हैं, जो मॉडल्स हैं वो भी इसी में ही आते हैं, बाद में उदाहरण कर लेंगे। और दूसरा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताया कि WH वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो 2 प्रकार के हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। WH में वाई, वेन, जिसमें WH आता है, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, जो भी है ये सब किस में आएंगे, WH वर्ड में। इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो या मॉडल से वाक्य की शुरुआत हो तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। किसको हटाने के लिए, यानी कनेक्टिव। हम अपने तरफ से बात करें
कनेक्टिव हम क्या लगाएंगे, इफ या फिर वेदर। तो मैंने वेदर वाले सेंटेंस शायद आपको नहीं बताया कि वाक्य में क्या है, और आ जाता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में। जब हमें दो पसंद दी जाती है, उनमें से एक बात पूछी जाती है या पसंद दी जाती है कि इनमें से क्या करना है, तो और आता है, तो और आता है, तब हमें क्या लगाना पड़ता है, वेदर। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। कब लगाएंगे, जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से वाक्य की शुरुआत हो, और WH वर्ड जब आ जाता है तो कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं, जो WH वर्ड आता है वो ही लगाते हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी। तो 3 हमने कनेक्टिव पढ़े हैं, एक तो डेट, दूसरा इफ, तीसरा WH। तो WH कहाँ लगेगा, जब WH वर्ड आता है। फिर हमने बात कही थी कि पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा था जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन नरेशन में क्या होता है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस को हम किस में चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव आता है तो हम सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। इनके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अब आगे है वाक्य को कैसा बनाना है, इंटरोगेटिव में असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो मैं अब आपको एक उदाहरण करवा देता हूं जहां पर हम वेदर का यूज करेंगे, कि इफ नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, वेदर। जैसे ही सेड टू मी, डू यू लाइक टी और कॉफी। सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी। उसने मुझसे पूछा कि तुम कॉफी पसंद करते हो या चाय। तो 2 पसंद दी गई है, एक टी है या फिर कॉफी। इनमें से हमें एक को चुनना है, इसलिए क्या लगाया गया है, और। तो मैंने कहा था जब और आ जाता है तो देखो वाक्य की शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं कि वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस हो तो हम या तो लगाते हैं इफ या वेदर। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे बताओ, केवल और केवल वेदर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या आया हुआ है, और आया हुआ है। हम इफ का यूज यहां पर नहीं करेंगे। बाकी आप कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस हो तो इफ का यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया है, क्या लगाया, वेदर। पूछा तो पर्सन ही गया है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, यानी ही आस्क्ड मी। ठीक है। फिर हमें सेंटेंस को कैसा बनाना है, सिंपल बनाना है। सिंपल बनाना है तो वाक्य देखो किस प्रकार का है। टेंस कौन सा है, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक यानी पसंद करना। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है या सिंपल प्रेजेंट है। किसमें चेंज होगा, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, एक ही बात है। हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना है। तो आप इस वाक्य में देखो कहीं पर भी क्या नहीं है, नोट नहीं है। नोट नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस तो बनेगा नहीं। बनेगा कौन सा, सिंपल सेंटेंस। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और प्रेजेंट सिंपल के भी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, सिंपल। तो सिंपल पास्ट सिंपल का बनेगा। तो सबसे पहले ये डू हट जाएगा। वो सिंपल सेंटेंस में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यू प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, आई। उसके बाद में हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डिड का जब प्रयोग करेंगे तो नोट लगाना पड़ेगा, नोट कहीं पर है ही नहीं। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, लाइक्ड। उसके बाद टी और कॉफी। तो अब ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हट गया। ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार हमने इनको वेदर का यूज किया है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हमने टेंस पढ़े थे
कि प्रेजेंट सिंपल पार्ट सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज इज आर एम किस में चेंज होता है, वाज और वर में, हेज किस में चेंज होता है, हेड में, और हेज बीन और हैव बीन किस में चेंज होता है, हेड बीन में। यानी 4 टेंस पढ़े हैं, WH वर्ड भी पढ़ लिए, इतना हमने सीख लिया था। आज हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो हमारे कुछ एग्जाम में आया हुआ है उसके बारे में। तो पहला सेंटेंस तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर यहां पर डिड लिखा हुआ था, मैं यहां डू लिख रहा हूं, यहां डिड लिखा हुआ था, ठीक है। डिड तो पार्ट सिंपल की बात है, लेकिन अभी मैं यहां डू लिख रहा हूं। डू यू लाइक मूवीज, इसी प्रकार का सेंटेंस था कि ही सेड डू यू लाइक मूवीज। ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन आती है हमारे पास में। तो कंफ्यूजन क्या आती है वो देख लो। हल कितना किया हुआ था, इतना हल किया हुआ था, इतना लिखा हुआ था पेपर के अंदर, उसके बाद यहां से हमें करना था। यहां आस्क्ड किया हुआ है, आस्क्ड इसलिए किया हुआ, देख लो प्रश्न पूछा गया है इसलिए आस्क्ड आएगा। फिर मैंने कहा आस्क्ड आता है तो ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तो यहां पर ही सेड के बाद यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आस्क्ड आया हुआ, तो वाक्य अंदर से देखो, हेल्पिंग वर्ब है डू, यू सब्जेक्ट है लाइक मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट है मूवीज फिल्म। वाक्य कैसा है, हेल्पिंग वर्ब वाला इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, इफ। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगेगा। इफ है, वाक्य को सिंपल बनाना है, तो सिंपल बनाएंगे तो नोट तो है नहीं, तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, पार्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अब हमारा सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू, योर, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो वाक्य में कहीं पर ऑब्जेक्ट है क्या, वाक्य में कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, फिर क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब लिखी हुई है, फिर वाक्य इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको यहां पर केवल और केवल मानना है कि जिसको प्रश्न पूछा जा रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल। आप कुछ भी मान सकते हो, कहने का मतलब है कि हम यू को छोड़ दो और आप फर्स्ट पर्सन को ले लो या थर्ड पर्सन को, आपको जो मन में आए वो आप यहां रख सकते हो। यू सेकंड पर्सन है, ये तो आया हुआ है, इसलिए हम यू नहीं मानेंगे यहां पर। यहां पर हम मान सकते हैं आई, मान सकते हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास में है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हम यू को छोड़कर आप किसी को भी ऑब्जेक्ट मान लो, फर्स्ट पर्सन को मान लो या थर्ड पर्सन को मान लो। कहने का मतलब है, मैं वाक्य इस प्रकार लिख दूं, इस प्रकार वाक्य लिख दूं तो वाक्य इसी प्रकार चेंज होगा, ही सेड टू। यू को छोड़ दो, किसी ने कहा सर मैं तो मी मानूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मी कैसे आएगा, आई का। किसी ने कहा नहीं सर हम यहां पर अस मानेंगे, वी का केस होता है। फिर किसी ने कहा नहीं हम तो हिम मानेंगे, और किसी ने कहा हर, और किसी ने कहा देम। आपको जो मानना है वो आप मान सकते हो। मैं प्रीफर करता हूं फर्स्ट पर्सन को, और वो भी मी को लगभग। अगर बहुवचन का भाव नहीं हो तो हम यहां मानेंगे कि यहां पर मी है। आप चाहो तो कुछ मान सकते हो, यू को छोड़ दो। और इट निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है, तो इट का प्रयोग जानवरों के लिए होता है, तो यहां पर जानवरों की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो यहां पर मी मान सकते हो, अस मान सकते हो, हिम, हर, देम। फिर वाक्य ऊपर वाला ही रहेगा, इस प्रकार से आगे वाक्य लिखा हुआ होगा, डू यू लाइक मूवीज, यही लिखा हुआ है। अब हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेट के बाद मैंने टू लगाया, फिर मैंने माना है। माना है इसलिए मैंने किस में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। तो आप अगर मी मानोगे तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। फिर किसी ने कहा नहीं हम तो अस मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी।
हिम है यानी ही का हिम आ गया था। उसी प्रकार हर मानोगे तो यहाँ इसका मतलब है कि सी की बात है, और देम है तो दे है। यानी इस प्रकार से हम किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ही आस्क्ड, उसके बाद में मी है तो हो जाएगा इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। वाक्य की शुरुआत किससे? हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट सिंपल है, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? इफ। उसके बाद यू को चेंज करना है तो मी मानना है, तब यहां हो जाएगा आई, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, क्योंकि यहां पर केस कौन सा? सब्जेक्टिव, तो यहां पर आई हो जाएगा। फिर लाइक है, नोट कहीं पर भी नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस होता है पार्ट सिंपल का, तो उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक्ड और मूवीज। उसी प्रकार अब आपने कहा कि यहां पर अस मानना है, तो इफ का तो इफ ही रहेगा। अस माना है, अस किसका केस है? वी का। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? वी, और बाकी सेम रहेगा। उसी प्रकार आपने कहा कि हिम मानना है, अगर हम हिम मानेंगे तो इफ, उसके बाद यहां क्या हो जाएगा? ही, और बाकी सेम रहेगा। कहने का मतलब है कि आप जो भी एज्यूम करोगे वो हम यहां लिख देंगे। आपने मी माना है तो आई हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने अपनी तरफ से माना है, जो माना है उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। उसी प्रकार सी हो जाएगा, अगर आप यहां पर क्या मानोगे? हर, और वाक्य सेम रहेगा। और उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा? देम। ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि यहां पर ये देम और ये मी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये आता तो ऑब्जेक्ट में आता है, तो आई तो आता नहीं, मेन वर्ब के बाद में आई नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। उसी प्रकार सभी के सभी कौन से केस हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो इस प्रकार के जो ये कंफ्यूजन वाली बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना ही ध्यान रखना है। पहले बता दिया था कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से सेकंड पर्सन को छोड़कर किसी को भी हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव केस हम यहां पर मान लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सेकंड पर्सन आया हुआ है, प्रश्न पूछा गया है या बात बताई गई है, वो कोई मायने नहीं रखती, बस हमें तो ऑब्जेक्टिव केस रखना है। यानी इस प्रकार से वाक्य आएगा, सेड लिखा हुआ हो, सेकंड फॉर्म हो, यहां ऑब्जेक्ट टू लिखकर ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू भी नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है यहीं पर वाक्य खत्म हो जाए, फिर यहां पर हमारा रिपोर्टेड पार्ट शुरू हो जाए। उसी प्रकार सेज टू सभी मान लो आप, जो भी है, सेज टू नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यानी कोई सा भी इस प्रकार का केस हो, यहां पर कौन सा पर्सन हो? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू वाला केस, यू, योर, यू, इनमें से कुछ भी हो, सेकंड पर्सन हो और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन को रख देंगे। कौन सा पर्सन? फर्स्ट और थर्ड पर्सन को हम अपनी तरफ से रख देंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी, यानी यहां पर मी मान सकते हैं, अस मान लेंगे। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, सी और इट नहीं रखेंगे, दे। दे का क्या हो जाएगा? देम, ही का हिम और सी का हर हो जाएगा। तो वो हमें यहां पर मानना है। अगर क्या नहीं हो, सेकंड पर्सन हो, ऑब्जेक्ट ना हो तो। ऑब्जेक्ट कहां पर नहीं हो? तो रिपोर्टिंग पार्ट में, कहने का मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाहर नहीं हो। तो इस प्रकार से हमें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को मानना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उदाहरण करेंगे तो और समझ में आ जाएगी। हम 4-5 सेंटेंस जो लास्ट ईयर आए थे उनके बारे में पढ़ते हैं।
तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं कि पहला है निशा टोल्ड, उसके बाद में आई हैव समथिंग टू शो यू, ये 2019 में, ये भी 2019 में आया था और ये 2018 के हैं। तो सबसे पहले इतना हमारे हल किया हुआ था, निशा टोल्ड, ठीक है, यानी सेड टू को चेंज किया हुआ है किसमें, टोल्ड में। उसके बाद में हमें इन्वर्टेड कोमा हटानी है, हर सिस्टर है तो यहां पर हर सिस्टर लिख देंगे। तो बताओ अंदर वाक्य कैसा है, आई हैव समथिंग टू शो यू, मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट, पहला चेंज कर दिया क्योंकि एक चेंज तो किया हुआ था हमारे पास, टोल्ड आया, उन्होंने खुद ने एग्जाम में किया हुआ है। उसके बाद में आई प्रोनाउन है, उसके बाद में यहां पर यू भी प्रोनाउन है। तो पहले हम आई को चेंज कर दें, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन है, देखो निशा, तो निशा किसी लड़की का नाम है, ये गर्ल है, लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, सी, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आगे लिखा हुआ है निशा सेड टू हर सिस्टर, अब निशा की जो बहन है वो भी क्या है, गर्ल है, इसके लिए भी क्या लगाते हैं, सी। तो मैंने पहले बताया था कि अगर दोनों तरफ हो तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये किसके लिए लिखा है, बात समझ में आ रही होगी। तो आई किसके अनुसार चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में कौन है, निशा, तो आई सब्जेक्टिव केस है तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, तो यहां पर आई की जगह क्या हो गया, सी। ये सी किसके लिए बताओ, क्योंकि दोनों तरफ लड़कियां गर्ल्स है, इसका मतलब ये सी है वो निशा के लिए लिखा है हमने, तो यहां पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में निशा। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर हैज है, थर्ड फॉर्म आए तो कर देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, नहीं आई हुई तो हम क्या करें, यानी कि यहां पर पोजेशन अधिकार दिखाने के लिए बात बोली गई है कि इसके पास कुछ है, तो यहां पर हैव का प्रयोग किया गया। हैज हैव किस में चेंज होता है, हेड में, तो यहां पर हैव किस में चेंज हो गया, हेड। बाकी सब सेम लिखेंगे, समथिंग टू शो। उसके बाद में यू उसकी सिस्टर के लिए है तो हर सिस्टर, ऑब्जेक्टिव केस है तो सिस्टर के लिए सी लगाएंगे, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, और यहां लिख देंगे निशाज सिस्टर या फिर हर सिस्टर, यानी दोनों अलग अलग है इसलिए यूज हो गया है। अगला है आस्क्ड कर दिया, यहां पर पर्सन पूछा गया है तो हिज वाइफ यहीं रह जाएगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, जो WH वर्ड आता है तो वो खुद WH वर्ड ही लगाया जाता है, वाई का वाई आएगा। फिर यहां पर देखो एग्जाम में हम भूल भी जाए तो याद आ सकता है कि वाक्य ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप को बताया जब वाक्य कैसा हो, असर्टिव हो। तो कहने का मतलब ये डोंट लिखा हुआ है, डोंट का मतलब डू और नॉट साथ में है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, यू कौन सा केस है, सॉरी सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, हिज वाइफ। तो ये मिस्टर राजौरा है, ये व्यक्ति है, ये इनकी पत्नी है, तो इनकी पत्नी के लिए हम किसका यूज करेंगे, सी का, यानी कि ये सब्जेक्टिव केस है तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सी। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंटरोगेटिव तो रख नहीं सकते, तो नेगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड का प्रयोग होगा, तो डिड नॉट लिख दो या डिडंट लिख दो, और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ये आती है स्लीप अर्ली। बाकी ये दो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस आपको वापस खुद को बनाने हैं घर पर, और किस प्रकार से ये बनेंगे, कौन कौन सा केस कहां पर है, ये केस आया हुआ है, ये आया हुआ है, माई फ्रेंड है, मी है, तो बता दूं प्रोनाउन कौन से हैं, ही और सी का यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब आपको लिखना है, इन दो सेंटेंस का आपको ही बनाना है। कल हम इनके ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से ये बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही।